बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में मुनक्किद होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का आगाज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच की बदौलत आज से कर रही है। 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ के तमाम मुकाबले पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। 12 माह के दौरान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मुकाबलों पर मुश्तमिल ये तीसरी सीरीज़ है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में होने वाले T20 सीरीज़ 2-2 से बराबरी पर ख़त्म हुई, लेकिन इसके बाद वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में कई तब्दीलियाँ आई। बाबर आजम कप्तानी से हटाए गए और उनकी जगह शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने साल 2024 के आगाज़ पर न्यूजीलैंड में 5 T20 मुकाबलों की सीरीज़ खेली, जिसमें पाकिस्तान को 4-1 की नाकामी का सामना करना पड़ा। सिर्फ एक सीरीज़ में नाकामी कप्तान की तब्दीली का बायस नहीं बनती, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली के बाद नई सिलेक्शन कमेटी ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बाबर आजम को एक मरतबा फिर क़यादत की जिम्मेदारी सौंप दी और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से अलहदा कर दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ खेली उसमें कीवी टीम के 8 खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आए हैं। इनमें कप्तान केन विलियमसन, डेविन कॉनवे, ग्लैन फिलिप्स, डैरल मिचेल, मिचेल सेंटनर, लॉकी फर्गूसन, मैट हेनरी और टिम साउथी शामिल हैं। इन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान का दौरा करने के बजाय IPL खेलने को तरजीह दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम में अहम खिलाड़ियों की वापसी हुई है। इनमें फास्ट बॉलर नसीम शाह सेहतयाब होने के बाद क्रिकेट के मैदान में वापस आए हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस लेकर अपनी दस्तियाबी यकीनी बनाई है और बैटिंग के शोबे को मजबूत करने के लिए सिलेक्शन कमेटी ने PSL 9 के दूसरे कामयाब बैट्समैन उस्मान खान के साथ इरफान उल्लाह न्याजी को शामिल किया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मजमूई तौर पर T20 बैनुल अक़वामी मुकाबलों के नताइज की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड की नज़र में पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा मामलात हैं। दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 39 T20 इंटरनेशनल खेले गए हैं, जिनमें 21 में पाकिस्तान फतेहयाब रहा है और 17 में न्यूजीलैंड को कामयाबी नसीब हुई है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। कीवी सरजमीन पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 20 मैच खेले गए, जहां पाकिस्तान सिर्फ 8 मैच जीतने में कामयाब रहा है और 12 में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। अलबत्ता न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में सिर्फ एक मरतबा गुज़िश्ता साल 2023 में 5 मैचों पर मुश्तमिल एक T20 सीरीज़ खेली है, जिसका अंजाम 2-2 की बराबरी के नतीजे पर हुआ था। एक तरफ तो न्यूजीलैंड की सेकेंड स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर T20 मुकाबलों की सीरीज़ को वर्ल्ड कप तैयारी का हिस्सा करार दिया है। ऑन पेपर देखा जाए तो पाकिस्तान स्क्वाड न्यूजीलैंड से बहुत बेहतर है। सिलेक्शन कमेटी के रुकन और सीनियर मैनेजर पाकिस्तान टीम वहाब रियाज ने इस सीरीज़ में रोटेशन पॉलिसी को अपनाने का इशारा दे दिया है। टीम में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी के बाद टीम कॉम्बिनेशन तरतीब देना भी आसान नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि बेहतरीन खिलाड़ियों की मौजूदगी में टीम कॉम्बिनेशन बनाना हरगिज़ आसान नहीं होगा। जितने भी प्लेयर्स हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं और हमेशा मैं इस पे बिलीव रखता हूँ कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स होते हैं वो बेस्ट प्लेयर होते हैं और वो पाकिस्तान में आते हैं। और ये नहीं है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से आए हैं, वो परफॉर्म करके आए हैं। और कभी कभार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मेरे पास इतना टैलेंट होता है, उसमें से 11 खिलाने बड़ा मुश्किल हो जाता है प्लेइंग 11 निकालना। जिस तरह बाकी सब ने भी बात की कि सबके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है और जो हमारे यंगस्टर प्लेयर्स हैं हम कोशिश करें उनको ज़्यादा प्रेफर दें, अपॉर्चुनिटी दें। जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उनको हम चेक करें और हमारा एक डिफरेंट इसमें आपको नज़र आएगा। इस सीरीज़ में हमारा डिफरेंट कम्बिनेशंस हर मैच में ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ जाएं। हम चेक करें कि हम कहाँ स्टैंड करें, किस कम्बिनेशन से हमारे कहाँ हम अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कहाँ किस कम्बिनेशन हमें सूट करेगा। वो आपको बॉलिंग में भी नज़र आएगा, वो आपको बैटिंग में भी नज़र आएगा, वो आपको हर स्पोर्ट में नज़र आएगा। तो इसलिए हमने अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा है और कोशिश करेंगे कि आयरलैंड या इंग्लैंड की सीरीज़ में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन कोशिश ये है कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये थे पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कप्तान बाबर आजम, जो एक बार फिर आज टॉस करने के लिए बतौर कप्तान मैदान में उतरेंगे। मैदान होगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मुकाबलों के पहले 3 मुकाबले मुनक्किद होंगे और ये सीरीज़ आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। और अब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए 34 टेस्ट मैच, 70 एक रोज़ा मैच खेलने वाले
तौसीफ अहमद, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 148 विकेटें हासिल की। खुशामदीद कहूँगा आपको तौसीफ अहमद साहब। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस सीरीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं, और ये पहला इम्तिहान होगा इस टीम का बाबर आजम की कप्तानी में और क्रिकेट बोर्ड बनने के बाद? या बिल्कुल, पीछे काफ़ी हमें मुश्किलात आई हैं और उसके बाद आपने देखा कि चेंजेस भी हुई हैं कुछ। और जहाँ तक आपने इस सीरीज़ की बात की, देखिए कोई भी टीम जब आती है, और ज़ाहिर है हमारी तो तैयारी हो रही है वर्ल्ड कप के लिए, कोई 12-1 मैचेस हमारे हैं इस दौरान, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। रोटेशन पॉलिसी की बात की जा रही है, तो रोटेशन पॉलिसी तो पहले भी पिछले न्यूजीलैंड के उसमें भी हमने की, लेकिन मेरा ख्याल है उस ज़्यादती उनके साथ हुई जो ज़ाहिर हमें भी अंदाज़ा था, क्योंकि मैं पार्ट था इस सिलेक्शन कमेटी का। और ज़्यादती तो ये कि ज़ाहिर है ऐसी मुश्किल जगहों पे हम गए। ज़ाहिर प्लेयर तो एक वही अच्छा है जो कर देता है परफॉर्मेंस, तो उसका नाम होता है। न्यूजीलैंड जैसी जगह या ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे खेलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन यह है कि कोशिश की गई थी कि एक रोटेशन पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, और उस पर मीटिंग भी हमारी ठीक ठाक हुई थी। लेकिन ज़ाहिर हमारे यहाँ हार का जो है वो अंसर ऐसा होता है जो सबको लेके डूब जाता है। तो उस वक्त हफीज़ वहाँ पे मौजूद थे, हमारी जो मीटिंग भी हुई उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ रोटेशन पॉलिसी जिसकी अभी बातें हो रही हैं कि कुछ प्लेयर्स को हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर, तो जाहिर है उसमें सीनियर्स को बिठाने की जो जैसे अभी बात हो रही है, ऐसे उस वक्त भी हुई थी हमारी ये बात। और मगर जाहिर है कि हारने से काफ़ी मुश्किलात आती हैं और मुश्किलात आई। तौसीफ अहमद साहब, एक अरसे तक आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को भी पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में शामिल किया। अब बाबर आज सिलेक्शन कमेटी में शामिल हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ उनके साथ हैं, असद शफीक उनके साथ हैं, अब्दुल रज़ाक उनके साथ हैं। एक नया तजुर्बा क्रिकेट बोर्ड करने जा रहा है। पहले उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में किसी को चीफ़ नहीं रखा, अब इस टीम के साथ बतौर सीनियर मैनेजर वहाब रियाज आ रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूँ तो 2017 में जब आप पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे, तो पाकिस्तान ए के साथ, पाकिस्तान अंडर 19 के साथ बतौर मैनेजर भी आप ट्रैवल करते रहे हैं, तो ये चीज़ तो आपके लिए नई नहीं होगी। लेकिन ये जो सीनियर मैनेजर का रोल वहाब रियाज को दिया गया, इसका वाज़े मतलब यह है कि जो टीम सिलेक्शन है उसमें वहाब रियाज का वोट होगा। डेफिनेटली होगा और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर है वो अभी पीछे हेड थे, और चूँकि हम मेरा वास्ता, और हकीकत ये है कि अभी ये जो टीम हुई है उसमें भी हमसे 25-25 लड़के जो हैं मांगे गए थे तमाम सेलेक्टर से, और उसी में से दायरा ये एक बंच है। और वहाँ जो है मेरे से काफ़ी क्लोज वो बात की, बल्कि सारे ही सेलेक्टरों से उसने काफ़ी की, तो इसमें इनपुट हमारा भी है। दायरा यही प्लेयर हैं जो आपके सामने। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक तजर्बे तो हम बहुत करते रहें, ऐसा है। कामयाब जो हो जाए वही उसको माना, और कामयाब इसी तरह होता है कि आपके प्लेयर जो हैं वही अगर कुछ करके दें, वरना बड़ी से बड़ी दीवारें जो हैं वो हिल जाती हैं, चाहे कितनी मजबूत क्यों ना हो, वो हिल जाती हैं। हार जो है हमें लेके डूब जाती है, जिस तरह मैंने कहा था। तो उसमें आई होप ये जो किया है, ग्रेट प्लेयर्स सब साथ हैं, अपनी जगह है, सारा कुछ है, बट आई थिंक प्लेयरों को सोचना पड़ेगा, टीम के लोगों को सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक वही मैं फिर दोबारा रोटेशन पॉलिसी की बात करूँ, बहुत कोशिश की गई। अच्छा, ये रोटेशन पॉलिसी की आपने बात की, वहाब रियाज ने यह भी कहा है कि इस रोटेशन पॉलिसी का इतलाक खिलाड़ियों पर नहीं होगा, सिर्फ कप्तान बाबर आजम भी आराम करेंगे। इसको आप कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? देखिए ये न्यूजीलैंड टूर पे भी था, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो हमने टीमें बनाई थी उस पर भी यही था, मगर जाहिर है किसी ने वहाँ पे वही खौफ डर, ये आज से नहीं चल रहा है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। खौफ डर जाहिर है उस पर हिल जाते हैं ना सारे, सिलेक्शन कमेटी जाती है, जो भी XYZ सारे चले जाते हैं, तो इसलिए डर। वहाँ भी यही कहा था, ठीक है हार जाएं कोई बात नहीं। और उससे पहले भी जो मेरा तजर्बा ये है कि प्लेयर बैठने को तैयार नहीं हो रहा था। छोटी टीम आई, जैसे अभी ये टीम को हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी कह रहे हैं इसको हम, लेकिन देखिए जो भी कंट्री अपनी टीम भेजती है ना, वो उसकी सेकंड स्ट्रेंथ होती है, वो पार्ट होते हैं उनके अंदर, तो इसको इतना इजी नहीं। और ये फॉर्मेट वैसे भी जो है कुछ भी कर सकता है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो भी टीम बनाई गई है
वो अब ठीक है रोटेशन। अच्छा, क्योंकि बाबर आजम एक बार फिर कप्तान बने और आप जो पिछली सिलेक्शन कमेटी में थे, मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो बाबर आजम को कायल किया कि आप नंबर 3 पर बैटिंग करें। एक नया कॉम्बिनेशन तरतीब दिया गया, साइम अयूब के साथ रिजवान ने इनिंग का आगाज़ किया। रिजवान ने एक अच्छी इनिंग वहाँ पर खेली, बट साइम अयूब का बल्ला खामोश रहा। लेकिन अब PSL 9 2024 में हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी के लिए काफ़ी मुतासर कुन कारकर्दगी रही है बाबर आजम और साइम अयूब की जोड़ी की, और एक आम तासुर यही है क्योंकि बाबर आजम अब कप्तान बन गए हैं तो वो इसी कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उस्मान खान के टीम में वापस आने के बाद अब सवाल यह है कि अगर उस्मान नंबर 3 पर खेलते हैं तो अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस करने वाले मोहम्मद रिजवान को तीसरी जगह भी नहीं मिलेगी। चौथे नंबर पर फ़खर आ रहे हैं तो वो 5वें नंबर पर चले जाएंगे। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हमारा प्रॉब्लम क्या रहा, हम जितना पीछे कहीं भी उठा के हम देख लें कि स्ट्राइक रेट का हमें प्रॉब्लम होता था, जो कि मुझे खुशी है कि बाबर ने उसको जो है चेंज किया और काफ़ी कुछ नज़र आया, हमने खुद देखा, और ग्रेट प्लेयर, सीधी बात है। अब ये जो आपने बात की, देखिए यही एक चीज़ थी जिसको कहा जाता था कि रोटेशन पॉलिसी में सबको चेक कर लिया जाए, मगर ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं बैठने को तैयार कोई होता था तो वो फिर इसी तरह चलता। इसीलिए हमारा बैकअप का प्रॉब्लम है, बनने में मुश्किलात बहुत होंगी। अभी अपनी जगह जो आपने सवाल किया उस लिहाज से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नहीं, जो टीम के लिए बेहतर है वो करें, इसलिए कि अब वो टाइम निकल गया। असल प्रॉब्लम हमें ओपन की इतनी नहीं चल रही थी जितनी मिडिल ऑर्डर में चल रही थी। तो आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर में कारगर रहेंगे मोहम्मद रिजवान? देखिए, मिडिल ऑर्डर में तो अभी इफ्तिखार भी मौजूद है। बात ये इतनी शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है, इसमें आपको रोटेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने फाइनल में देखा कि रिजवान ने इफ्तिखार को जो है लेट थोड़ा सा भेजा और उसका नतीजा देखा आपने, वो जिस वक्त किया उसने फिर भी एक स्कोर अच्छा कर दिया। तो ये इसको अगर जब आप चेंज करेंगे ना, हिसाब उस हिसाब से चेंज करेंगे तो आपको कामयाबी होगी। अब ज़रूरी नहीं है एक है, 2 है, 3 चले जा रहे हैं, ओवर्स गुजर रहे हैं या ऊपर के ओवर्स खेलने वाले, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद हम दूसरी कंट्रीज से कम्पीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। टेस्ट स्पिनर तौसीफ़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 34 टेस्ट मैच और 70 एक रोज़ा मैच खेले और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 148 विकेटें हासिल की। माजी में सिलेक्शन कमेटी के साथ भी वाबस्ता रहे। आज 18 अप्रैल की तारीख़ है और ये तारीख़ पाकिस्तान क्रिकेट में इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि आज से ठीक 38 बरस पहले शारजा के तारीख़ी मैदान पर जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा को ऑस्ट्रेलिया एशिया कप फाइनल में छक्का लगाया था। उस तनाजुर में कुछ गुफ्तगू करेंगे क्योंकि उस मैच की जीत में मरकज़ी किरदार तौसीफ़ अहमद के 1 रन का भी था। लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के तारीख़ के यादगार दिन की। आज से 38 साल पहले शारजा के मुकाम पर ऑस्ट्रेलिया एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल खेला गया, जिसमें भारत ने पहले खेलते हुए सुनील मनोहर गावस्कर के 92 और श्रीकांत के 75 रन की बदौलत 7 विकेट पर 245 रन बनाए। पाकिस्तान टीम उस मुकाबले में 241 रन 9 खिलाड़ियों से महरूम हो गई थी, लेकिन लेजेंड बल्लेबाज और साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने उस मैच में वो कारनामा अंजाम दिया जो आज भी हर पाकिस्तानी के दिल पर नक्श है, जिसने वो मैच बराह रास्त देखा। आखिरी 2 गेंदों पर 5 रन दरकार थे। ऑफ स्पिनर तौसीफ़ अहमद ने 1 रन लेकर जावेद मियांदाद को मौका दिया और चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर जावेद मियांदाद ने छक्का लगाकर पाकिस्तान को तारीखी फतह दिलवाई और ये मैच क्रिकेट की तारीख में अमर कर दिया। जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था, लेकिन जावेद मियांदाद छक्का कैसे मारते अगर 5वीं गेंद पर तौसीफ़ अहमद सिंगल नहीं लेते, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो तौसीफ़ अहमद साहब, कितने पैसे मिले थे वो सिंगल लेने के? यार, अब तो इतना टाइम हो गया कि अब छेड़ेंगे तो इनकम टैक्स वाले फिर और ये। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ, ये तो एक मजाक का सवाल था, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने करियर खेला बतौर स्पिनर, आपने 148 खिलाड़ियों को आउट भी किया, लेकिन ये जो 1 रन था इसने आपकी ज़िंदगी को, अगर मैं कहूँ करियर को बदल दिया तो गलत नहीं होगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा और यकीनी तौर पे पूरा इतना मैच जो आपने बताया भी 34 टेस्ट और 70 वनडे और जो भी है, एक बड़ा करियर मेरा ज़रूर रहा। लेकिन इस 1 रन ने, वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वैल्यू तो कुछ नहीं होती, लेकिन 1 रन ने वो जो चीज़ दिखाई वो सबके सामने। और दायरे 38 साल का बड़ा अरसा और मीडिया, थैंक यू
सबका कि वो याद कर लेते हैं। काफ़ी चेंजेस आ गई, आप देख रहे हैं कि जितने बड़े बाल वहाँ नज़र आ रहे हैं लोगों को अब तो पहचानते भी नहीं कि क्या हाल हो गया। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा टाइम था और थैंक यू मीडिया के। अच्छा, ये मुझे बताइए कि वो जावेद मियांदाद खेल रहे थे उस ज़माने में तो 240 रन बहुत होते थे 50 ओवर में, आज के खेल में तो 300 रन भी कोई अहमियत नहीं रखते। तो चल क्या रहा था ड्रेसिंग रूम में जब जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे? क्योंकि आपसे ऊपर बैटिंग करने के लिए जुल्करनैन को भेज दिया गया था जो उस टीम में विकेट कीपर थे, और आप उनसे अच्छी बैटिंग कर लेते थे, तो आप पे भरोसा नहीं था या वो खुद ही चले गए थे? या अब कहेंगे लोग के अंदर की बात करते हैं। जावेद भाई की काफ़ी तवाज़ो हो रही थी अंदर, क्योंकि मैं तो बाहर बैठ के स्लो खेल रहे थे, सुन रहा था। तवाज़ो काफ़ी हो रही थी, बस मैं इतना नहीं। वो क्या चाह रहे थे, तेज़ खेलना जावेद भाई, स्लो खेल रहे थे क्या? क्योंकि अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो जावेद मियांदाद ने 3 चौके और 3 छक्के मारे थे। वो तो लास्ट 2 ओवर्स में जाके मैच चेंज हुआ है। ऑलमोस्ट हम मैच तो ख़त्म ही हो गया था, और जाहिर है कि जो ड्रेसिंग रूम में होती हैं कुछ बातें ऐसी, तो हमारे यहाँ तो ये एक आम सी बात है। तो खैर वो अभी वो टाइम ठीक कहा आपने कि, लेकिन जुल्करनैन से पहले मैं जा रहा था बैटिंग करने, और इतने में पीछे से आवाज़ आई, और मुझे अच्छी तरह याद है कि साबिक चेयरमैन जनाब रमीज़ राजा हमारे कुलीग जो थे, उन्होंने कहा कि जी ऐसे ऐसे ये बहुत लंबे छक्के मारता है जुल्करनैन। इमरान भाई ने, आपको पता ही है कि इमरान भाई वहाँ भी गलत मशवरा दिया उन्होंने जो भी मशवरा दिया, लेकिन नहीं वो नहीं, वो तो मेरे पे से तो प्रेशर हट गया ना कि अब ये चला गया, 2 बॉल हैं तो 2 बॉलों में तो कुछ भी हो सकता है। जो मैंने किया शायद उसको वो करना चाहिए था, लेकिन कहा जल्दी जल्दी पैड चेंज कराए गए और उनको अंदर भेजा। फिर उन्होंने जो हिट मारी, बाद में जावेद भाई ने ऑनेस्टली सेफ किया कि मैंने कहा था मारो, जो कि गलत मेरा ख्याल था। अगर उन्होंने कहा था अव्वल तो कहा नहीं होगा, लेकिन जब मैं अंदर जा रहा था तो जाहिर है कि मुझ पे, मैं तो एकदम वो हो गया था कि भाई मेरा तो काम ख़त्म, अब मैं कहाँ जो है 1 बॉल है वो हो जाएगी सब। तो जब मैं अंदर जाने लगा तो वो फिर जो है वहाँ से जावेद भाई आवाज़ें दे रहे थे, और आपको पता ही है कि शारजाह में कितना क्या हाल होता है। हम फिर मैंने सुना, उन्होंने मुझे कहा क्या करेंगे, मैंने कहा भाग जाऊंगा। फिर उसके बाद आपने देखा कि हम भाग भी गए, तो शुक्र। अच्छा, एक तो आपने दौड़ लगाई थी सिंगल लेने के लिए, दूसरी दौड़ आपने लगाई थी जब जावेद मियांदाद ने छक्का लगाया था। कई बार आपसे सवाल हुआ है कि वो जो पुलिस वाला जिसको यूएई की लैंग्वेज में शुरता कहते हैं कि डंडा लग गया, हालांकि डंडा नहीं लगा, अभी मैं दोबारा देख रहा था वो धक्का लगाता था, आप गिर गए, वो कह रहा था डंडा लग गया था आपको। नहीं, मुझे एक्चुअल डंडा मुझे नहीं लगा। अब आप यही देख लेना, मैं नॉन स्ट्राइक पे था, जब मैं भागा मैं सीधा भागा, और जावेद भाई स्ट्राइक से भागे थे, तो वो उन्होंने देख लिया और क्रॉस करके वो आप देखें अगर उसमें, तो वो चले गए दूसरी साइड में, मैं सीधा भागता चला आया। तो वो शुरते इतने में अंदर आ गए, वो पहचानते तो थे नहीं किसी में, तो मैं किसी से गिर के टकरा गया। तो जाकिर खान जो हमारे फास्ट बॉलर होते थे, वो मुझे उठाने लगे, तो मेरा ख्याल उनकी तरफ पड़ा। अब उनको पड़ा नहीं पड़ा, कभी हो तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन मुझे डंडा नहीं लगा था। अच्छा, तो जाते जाते तौसीफ अहमद साहब ये बता दें कि वो छक्का लगने के बाद और ड्रेसिंग रूम में पहुंचने के बाद क्या माहौल था, और फिर आप लोग होटल पहुंचे, कितनी देर में आप लोग होटल पहुंचे? हाँ, काफ़ी टाइम लग गया था, और माहौल का तो मैं इस वक्त भी अब सोचता हूँ तो, और जाहिर याद कराया जाता है इस चीज़ को, तो वाकई अभी की बात लगती है ग्रेट। और यकीन करें कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो जो इंडिया से 100 पहली वो, और फिर उसके बाद जीतने के बाद जो ड्रेसिंग रूम का हाल था, जो आदमी जो कर सकता था, नारे से लेके हर चीज़, कोई भी चीज़ मिल रही है, हुआ शोर शराबा इतना। और फिर होटल पहुंचते में भी बहुत टाइम लगा, और वहाँ जब होटल पहुँचे तो पूरी लॉबी जो है वो भरी पड़ी थी लोगों से, और यानी एक ऐसी चीज़ जो वाकई याद करने के लायक थी, और आप लोग कराते हैं। तो ये हाल ऐसा था, और मैं समझता हूँ कि उस विक्ट्री को कई छक्के उसके बाद लगे भी हैं, आफरीदीनी भी मारे और भी कई थे, बट इसकी एक अलग ही वैल्यू थी, कोई शक नहीं है इसमें। 18 अप्रैल 2024 है, लेकिन आज से ठीक 38 बरस पहले 18 अप्रैल 1986 को शारजा के तारीखी मैदान पर लेजेंड जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा को छक्का लगाकर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया एशिया कप फाइनल में कामयाबी दिलाई थी। और इस छक्के से पहले 5वीं गेंद पर तौसीफ अहमद ने जो सिंगल लिया, वो इस छक्के का असल
मुहर्रिक बना। तो तौसीफ अहमद की ज़बानी आपने ये कहानी सुनी। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप हमें हमारे एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। दुआ से उम्मीद इस तवक्को के साथ अपने आज के मेहमान तौसीफ अहमद के हमरा स्कोर की पूरी टीम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।